नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे अस्पताल बीमा है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली अब खुलकर सामने आने लगी है। कहीं मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है तो कहीं सरकारी अस्पतालों में टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। आयुष्मान कार्ड का डंका जोर शोर से पीटा जा रहा है, पर जरूरतमंदों तक सुविधा पहुंच ही नहीं रही है। सवाल है कि आखिर इन बीमार अस्पतालों का इलाज कब होगा और आखिर मरीजों को बेहतर सुविधा और वक्त पर इलाज कब मिलेगा। गरीब, असहाय, पैसे की तंगी से जूझ रहे बीमार परिवारों को सरकारी सुविधाओं का लाभ आखिर कब मिलेगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। देखें रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चकाचक है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को वर्ल्ड क्लास सुविधा मिल रही है। डॉक्टरों का रवैया मरीजों के प्रति बेहद संवेदनशील है, लेकिन ये महज कोरी कल्पना है, इसके अलावा कुछ नहीं। यूपी के 2 जिलों से आई 2 तस्वीरें प्रशासन को आईना दिखा रही हैं और सवाल पूछ रही हैं कि आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी। सरकारी अस्पतालों में कागजों पर चल रहा इलाज असल में मरीजों को कब मिलेगा। बीमार अस्पतालों पर एक्शन वाला मरहम कब होगा। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टरों पर एक्शन कब होगा। पहली तस्वीर यूपी के बदायूं जिले से है, जहां जिला अस्पताल में बिजली की व्यवस्था का हाल आप खुद ही देख लीजिए। मरीज बेड पर है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने की तैयारी में है, लेकिन रोशनी के नाम पर मोबाइल टॉर्च से काम चल रहा है। मोबाइल की टॉर्च से वार्डों में मरीजों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। जिला अस्पताल के पुरुष वार्ड की तस्वीरें सिस्टम को मुंह चिढ़ा रही हैं और व्यवस्था सवालों के घेरे में है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज के कमला नेहरू हॉस्पिटल की है, जहां एक मासूम इलाज के लिए तड़प रहा है, लेकिन इलाज मयस्सर नहीं हो रहा। मासूम इलाज के लिए मोहताज है और मां मासूम बच्चे को अपने सीने से लगाकर दिलासा दे रही है कि जल्द उसका इलाज होगा और जल्द वो ठीक होगा। कहने को तो सरकार ने गरीबों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की है, लेकिन योजनाओं का लाभ असल जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो प्रयागराज में इस पिता को सोशल मीडिया पर आकर मदद की गुहार सीएम योगी से नहीं लगानी पड़ती। सभी फेसबुक मित्रों से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि हमारे बच्चे को प्रोस्टेट ट्यूमर कैंसर है, जो कि साल भर से दवा कराते कराते हमने अपनी ज़मीन सारा चीज़ बेच दी। अब हमारे पास पैसे नहीं बचे दोस्तों। इलाज कराने के लिए इस समय लगभग 70-80 हज़ार रुपये की ज़रूरत है ऑपरेशन के लिए इमरजेंसी में। और बच्चे की पेशाब जहाँ से पेशाब होते वो जगह पूरा ब्लॉक हो चुका है, ऑपरेशन होगा। इसके लिए इलाज के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो है हमारा बच्चा आपको दिखा देते हैं कमला नेहरू हॉस्पिटल प्रयागराज। दोस्तों तो आप सबसे जो सहयोग हो सके दोस्तों तो सहयोग करें, वीडियो को शेयर करें कि हमारे बच्चे का जल्द से जल्द इलाज हो सके दोस्तों। सभी मित्रों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब हमारी जरूर मदद कीजिए, जो आपसे हो सके सहयोग कीजिए, जैसे कि जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन हो सके। बच्चे को ट्यूमर कैंसर के लक्षण बताए जा रहे हैं। पेशाब का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। पैसे से मजदूर पिता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। परिवार परेशान होकर सीएम योगी से मदद की गुहार लगा रहा है। अस्पतालों की बदहाली और जरूरतमंदों को इलाज नहीं मिलने की बीमारी कोई नई नहीं है। सवाल है आखिर सिस्टम में बैठे जिम्मेदार इन बीमार अस्पतालों का इलाज कब करेंगे। सवाल है आखिर जरूरतमंदों को वक्त पर इलाज कब मिलेगा। जरूरतमंदों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने वाले आयुष्मान कार्ड का डंका पीटने वाले जिम्मेदार आखिर असल जरूरतमंदों तक आयुष्मान कार्ड को कब पहुंचाएंगे और कब उनको इस कार्ड की सुविधा मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो आज हम बात कर रहे हैं कि अस्पताल बीमार है और वाकई जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई, हमने जो आपको ये तस्वीर दिखाई बेहद रुलाने वाली कह सकते हैं या भावुक कर देने वाली भी तस्वीर थी, जहां पर एक पिता को जब प्रशासनिक तौर पर सहारा नहीं मिला, जिम्मेदारों ने जब सहारा नहीं दिया तो सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और लोगों से भी अपील की, यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अपील की कि उन्हें सहारा दिया जाए। उनके बच्चे को ट्यूमर है और प्रतिदिन उनका इतना खर्च आता है, लेकिन अभी तक क्या स्थिति है इस बात को लेकर के अपडेट लेंगे। रितेश चौहान संवाददाता बदायूं से हमारे साथ हैं, श्वेता दुबे बीजेपी प्रवक्ता हैं और रफत फातिमा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शौकत अली सपा नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रितेश, जिस तरह से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, बदायूं की भी स्थिति चरमराती नजर आई, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के प्रयागराज से भी तस्वीरें दिखाई, क्या अपडेट अभी तक की मिल पा रहा है जिस तरह की तस्वीरें बदायूं से दिखाई? देखिए, अगर बदायूं की बात करें तो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बदायूं की राम भरोसे चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही थाने में लेटरिन निकली थी और लगातार बवाल हुआ था, लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पर अगर बात की जाए तो यहाँ कार्रवाई जीरो ही नजर आई है। और हम हाल ही की बात करें तो आपने जैसा कि देखा वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है, जैसा हम बता रहे हैं कि रोशनी से इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और जिम्मेदार जो है लगातार जनरेटर बंद पड़े हैं। डीजल की बात की जाए तो लगातार डीजल भी आ रहा है, लेकिन उसका ये पता नहीं चल पा रहा है कि डीजल कहाँ उड़ जा रहा है, कहाँ गायब हो जा रहा है। जिम्मेदारों से अगर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर कोई भी सवाल देने से लगातार बचते नजर आ रहे हैं। सीएमओ हो या फिर सीएमएस हो या फिर जिले के अधिकारियों की बात की जाए तो या फिर डीएमओ। जी बिल्कुल रितेश, गंभीर सवाल है कि चरमराती व्यवस्थाएं तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार जो हैं अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, किसी भी तरह का सवालों के जवाब को देने से बचते नजर आ रहे हैं, कुल मिलाकर कहा जा सकता है। श्वेता जी, जिस तरह से तस्वीर भी लगातार दिखा रहे थे दर्शकों को और इसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, लगातार देखा गया ब्रजेश पाठक हर अस्पतालों में जा करके वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते थे, परखते थे, वहाँ का निरीक्षण करते थे, जहाँ पर बदहाली होती थी एक्शन भी लेते थे। बावजूद इसके इस तरह की तस्वीर आना क्या प्रदर्शित कर रहा है? देखिए, एक तो लाइट की समस्या है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस ओर जब आपने खुद ही बताया कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी इसकी ओर पूरा ध्यान दे रहे थे, तो हो सकता है लापरवाही देखिए स्थानीय स्तर पर भी होती है और हॉस्पिटल प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है कि जितने भी मरीज हैं तो कम से कम वहां पर लाइट जाए, तो वैकल्पिक सुविधा का प्रबंध होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि अब जनरेटर ही लगाए जाए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत सौर प्लेटें और इन सब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार क्या करे, ये प्रशासन एस्टिमेट बना के भेजेगा तभी तो कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए, समस्या को दूर करने की इच्छा होनी चाहिए, और ये हॉस्पिटल प्रशासन और सरकार जो प्रशासन तंत्र है बदायूं का, दोनों में होनी चाहिए, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। और रही बात प्रयागराज की, प्रयागराज में जो आपने ये वीडियो दिखाया, इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है और वहां पर जो सामाजिक लोगों संगठनों के द्वारा और दयालु लोगों के द्वारा उनके पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं। और कमला नेहरू हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, वैसे कमला नेहरू हॉस्पिटल जो है वो सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, वो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। और जो मैं खुद प्रयागराज से हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे वहां की स्थिति पूरे अच्छे से पता है। और जो ये है मरीज है, इसके बच्चे को ऑपरेशन करके वैकल्पिक आप कह रही हैं कि आप वहाँ की हैं और आपको सारी व्यवस्थाएं पता है वहाँ पर कैसी हैं। आप कह रहे हैं कि आप वहाँ की हैं और आपको सारी व्यवस्थाएं पता है कि किस तरह की व्यवस्था है अस्पताल की। बात सुनिए, देखिए, लेकिन सवाल है, मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलता है, उसके लिए एस्टिमेट बना के देना होता है, तो उसमें 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। सवाल यही है श्वेता जी कि एक पिता जब पिता को कोई सहारा नहीं मिला तब जाकर के सोशल मीडिया का सहारा लिया है, तो खामियां कहां पर है? वहाँ के जो स्थानीय जिला अधिकारी हैं वो खुद इसमें व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं, और एक कोई समाज सेविका है, संबंध में नाम उनका मिस कर रही हूँ। ये सारी चीजें तो सोशल मीडिया पर होने के बाद, वायरल होने के बाद, सीएम योगी से दरकार लगाने के बाद की तस्वीरें हैं जो आप बता रही हैं। खैर, रफत फातिमा, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी?
देखिए वंदना जी, जैसे कि आपने कहा कि ये तस्वीरें सचमुच रुला देने वाली हैं, बेहद गंभीर विषय है और इसको अनदेखा नहीं करा जा सकता। जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो रही हैं, जिस तरीके से अस्पताल खुद वेंटिलेटर पे आज है, उसको देख के कोई भी इसको इग्नोर नहीं करा जा सकता और ना ही इस पर हम कोई इसमें राजनीति की बात नहीं है। सवाल ये उठता आम आदमी के लिए क्या हो रहा है, सवाल ये उठता वहां किस तरीके से जो उसके साथ जो उसकी स्वास्थ्य उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरीके से अभी इलाहाबाद का प्रयागराज का जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, वहां पे जिस तरीके से एक आदमी को गुहार करना पड़ रही है, उसको क्राउड फंडिंग का सहारा लेना पड़ रहा है, यानी कि सरकारी व्यवस्था चरमरा चुकी है तभी उसको क्राउड फंडिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। आयुष्मान कार्ड की जहां तक बात हो रही है, आयुष्मान कार्ड कितने जो है प्रैक्टिकली कितने कारगर है वो सबको पता है। किस अस्पताल में कितने उसका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना उसका इस्तेमाल करवाया जा रहा है, लोगों को भगाया जाता है, ये जमीनी बात है। और ब्रिजेश पाठक जी की जहां तक आपने बात करी, उप मुख्यमंत्री सिर्फ इवेंट करना, उनको जाके वहां पे जो है औचक निरीक्षण कर लेना, मरीज बन के चले जाना, अपनी जैकेट किसी को पहना देना, ये इवेंट करने से सरकारें नहीं चलती हैं। आपने क्या कार्रवाई करी है, किस तरीके से दशा सुधारने की कोशिश करी, सवाल ये उठता है। अभी आप खाली उसकी बधाइयों की बात कर रही हैं, हम फिरोजाबाद, श्रावस्ती और कितने जिले बताओ, राजधानी लखनऊ की बात करें, इसी ट्रॉमा सेंटर में जो है लोगों को जो है स्ट्रेचर ना मिलने से अपनी जो है मरीजों को लाशों को कंधों पे लादना पड़ता है। तो ये हालात है स्वास्थ्य व्यवस्था के। तो जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसको अब किसी भी तरीके से अनदेखा नहीं करा जा सकता। एक आम आदमी कहाँ जाएगा अगर सरकारी सेवाएं उसको नहीं मिल रही, तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा। प्राइवेट में किस तरीके से उसका जो है लूट मार हो रही, वो भी आपको पता होगा कि किस तरीके से उसको वहां पे लूट मार का सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरीके से दलाल खड़े रहते हैं हर जगह। तो ये सब कौन देखेगा। आप ये कह के कोई दूसरे के सर पर ठीकरा ठोक देने से बात खत्म नहीं हो जाती कि ये उनका काम है, ये उनका काम है। सबका टीम वर्क होता है, सबका काम होता है, नीचे से ऊपर तक के। अगर कोई नहीं देख रहा है तो ये पूरी सरकारी व्यवस्था पे सवाल उठते हैं कि क्यों नहीं आम आदमी को सही इलाज मिल रहा है, दवाओं की कमी, चिकित्सकों की कमी, आप भर्तियां नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, आलोक त्रिपाठी भी हैं हमारे साथ, रफत फातिमा जी, आलोक त्रिपाठी भी हैं हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। बात अस्पतालों की हो रही है, जो बीमार अस्पताल है, क्योंकि मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में तो भर्ती हो जाना होता है, लेकिन अस्पताल बीमार है उसके लिए क्या किया जाए, और अस्पताल बीमार है भी तो क्यों बीमार है, जिम्मेदार कौन है, अगर बीमार है तो इलाज कौन करेगा। देखिए वंदना जी, जिस तरह से हम लोग सोशल मीडिया के जमाने में आ गए, लेकिन अगर सही बात की जाए कि आज 70 सालों के बाद भी हम महंगी शिक्षा और महंगा इलाज को लेकर के परेशान, जो जितना भी हम चाहें लेकिन उनसे हम निजात नहीं पा रहे हैं। आज भी इलाज करा पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, उसी तरह अच्छे स्कूल में पढ़ा पाना भी हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगह इतना महंगा है कि सब कैसे होगा। रही बात आयुष्मान कार्ड की, तो सरकार की योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन उस योजना में कुछ खामियां रह गई हैं। जैसे जो आज की डेट में कोई अगर उसको बनवाना चाहे तो नहीं बनवा सकता, या तो उसका परिवार में 7 मेंबर होंगे तो उसका नाम उसमें होगा, या जो गरीबी रेखा का भी जिसमें आयुष्मान कार्ड में जो लोग आते हैं, वो जो 2011 की जो जनगणना में जो गरीब लोग थे उनकी, उसके बाद के लोग उसमें है ही नहीं। तो आज भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी, क्या जिनके घर में 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, क्या वो आयुष्मान कार्ड के पात्र नहीं होंगे। ये कौन सी व्यवस्था हो सकती है। तो ये जो कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से भी बहुत से लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया और वो इलाज सही से नहीं कर पाया। दूसरी चीज क्या है कि अस्पतालों को अपडेट तो किया जा रहा है, लेकिन जब वहां पे दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, वहां पे चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं है, तो वो कैसे समुचित इलाज होगा। तो इस पे भी फोकस करना पड़ेगा कि लोग अस्पतालों में आए, चूंकि लोगों की ये जो 2 चीजें, शिक्षा और स्वास्थ्य, ऐसी चीजें हैं जिसमें भीड़ बहुत है और उनको हम समुचित इलाज और समुचित शिक्षा दे पाए, लेकिन हम अभी भी इनसे बहुत दूर हैं। और इसके लिए सरकार को नए व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। कम से कम अस्पतालों में इस तरह का कुछ ऐसा व्यवस्था हो कि जब कोई इस तरह सीरियस बीमारी का कोई व्यक्ति आता है तो उसका समुचित व्यवस्था इलाज हो, और उसके जो भी फंडिंग की व्यवस्था है उसमें सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हो कि जो अस्पताल में भर्ती होता है उसके ऊपर पैसे नहीं है तो वो वहां से जो अधीक्षक होते हैं या सीएमओ होते हैं या जो भी अधिकारी होते हैं डॉक्टर अस्पतालों में, वो संबंधित वहां से एक पर्चा बना करके जिलाधिकारी के यहाँ से भेजिए, जिसमें कि उसको कम से कम इस तरह का सोशल माहौल का सहारा ना ले पड़े, लोगों का इंतजार ना करना पड़े कि मैंने
मैंने एक सोशल एक्टिविस्ट पर डाल दिया अपना वीडियो, वहां से लोगों की मदद मिलेगी। अब कितने लोगों की मदद मिलेगी, कब तक मिलेगी, इलाज तो अभी चाहिए। तो ये एक बड़ा कारण है आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद भी। तो इसमें सरकार को थोड़ा और पहल करनी पड़ेगी, और खासकर डॉक्टरों को भी, चूंकि कभी कभी इस तरह की भी अच्छे बिल्कुल भी आलोक जी, हम भी इसी पर ही आ रहे थे, इसी बात पर ही आ रहे थे कि ऐसा क्या हो जाता है कि डॉक्टरों के अंदर की जो मानवता होती है वो मर जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और ऐसे में ये भगवान ही भक्षक बनकर नजर आने लगते हैं, जिससे कि जो पीड़ित होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनको किसी न किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ जाता है। जी देखिए जी, ऐसा भी नहीं है कि हम सभी डॉक्टरों को इस कैटेगरी में लाते हैं। लखनऊ राजधानी में भी देख लीजिए, बहुत बड़ा अस्पताल है मेदांता अस्पताल, वो अभी कई घटनाएं उसमें हुई कि वहां मरीज गए और वहां उनको साथ लूट हुई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री थे, उन्होंने आरोप लगाया मेदांता अस्पताल के कि उनकी माँ का सही से इलाज नहीं हुआ, पैसे लूट हुई। उसके बाद भी अभी जल्दी एक मामला हुआ जिसमें उसने मुख्यमंत्री का शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं थी। चूंकि इन सबकी जो पकड़ है वो इतनी ऊंची तक होती है कि उस पर ऊपर तो जाता तो है, लेकिन कारण भी यही हो जाता है, कारण भी यही लगता है कि जब कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों का जो विश्वास होता है वो भी कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आता है, विश्वास उठता हुआ नजर आता है। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रात के अंधेरे में मरीज का इलाज किया जा रहा था, इंजेक्शन लगाया जा रहा था, ऐसी क्या आन पड़ी थी कि लाइट का जो बिजली का जो लाइट थी उसके आने का इंतजार भी नहीं किया जा सकता था? देखिए, व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो सरकारी जिला अस्पताल, चाहे पुरुष अस्पताल हो या फिर महिला अस्पताल हो, बदायूं की हम बात करें तो व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ पर केवल शून्य ही है। कहीं अगर सीएमओ की बात की जाए तो लगातार सीएमओ अपने रूम में ही बैठे मिलते हैं, कहीं भी कोई निरीक्षण करना नहीं है। या फिर सीएमएस की बात की जाए तो वो भी अपने रूम में ही मिलते हैं, कोई भी निरीक्षण करने की बात नहीं सामने आती है और कोई भी कार्रवाई की बात सामने नहीं आती है। बात की जाए बिजली व्यवस्था की और बात की जाए प्रकाश की, तो यहाँ पर मामला सामने ये आया था कि वहां पर जो जनरेटर थे वो खराब हो गए थे और जो लाइट की व्यवस्था थी वो भी ठप हो चुकी थी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर पहले से अस्पताल प्रशासन जो था तो अगर इंतजाम कर लेता तो फिर ये दिन देखने को नहीं पड़ता। हालांकि यहाँ पर तीमारदार तो जैसे तैसे जाकर बाहर अपनी रात गुजार ले रहे थे, लेकिन जो मरीज बेड पर थे उनको रात दिन काटना कैसे पड़ रहा होगा, ये तो सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल रितेश, और ये भी सवाल उठता है कि अगर जब लाइट नहीं आ रही है, किसी भी कंडीशन में अगर लाइट चली जाती है, तो ऐसे में दूसरा क्या माध्यम हो सकता है जो अस्पतालों में अगर लाइट चली जाती है तो उसका उपयोग कर लेना चाहिए। इसके लिए क्या डॉक्टरों ने कुछ जो वर्जन होता है दिया है, कोई टिप्पणी? देखिए, हम अधिकारियों की बात करें तो लगातार हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही कहा गया है हमारे कैमरे के सामने कि जांच के बाद ही कार्रवाई करेंगे। और जब हमने जांच के बाद की कार्रवाई जाननी चाहिए तो बोले कि हम जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर इस मामले में जो भी सामने आया है, किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है, केवल सिर्फ टाल मटोल की गई है। सीएम के मामला संज्ञान में है, सीएमओ के संज्ञान में है, सीएमएस के संज्ञान में है। जो निचले स्तर के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वहां पर लगातार उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है और जिम्मेदार जो है उनकी भी लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर कार्रवाई की हम बात करें तो ब्रजेश पाठक लगातार कार्रवाई करती रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। रितेश, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये इंजेक्शन लगाया जा रहा था रात के अंधेरे में, क्या स्थिति थी उस मरीज की, और इस पर जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे उनका क्या कहना था? बातचीत की थी क्या आपने? डॉक्टरों से हमने बात की थी। डॉक्टरों का यही कहना है कि लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जनरेटर से खराब थे, कहीं ना कहीं टाल मटोल करते हुए नजर आए थे। और हमने जब मरीज के जो परिवारजन थे उनसे बात करने की कोशिश तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ तो रोज का ही ऐसा चलता है, आज का नहीं है, पहले से भी यही होता चला आया है। और जनरेटर जो व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था की गई जनरेटरों की, जनरेटरों में तेल नहीं है, डीजल आता है, डीजल गायब हो जाता है। ये बड़ा सवाल है, आखिरकार जो डीजल आता है जनरेटर में डालने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, वो डीजल जाता कहाँ है? बड़े सवाल खड़ा करता है जिम्मेदारों बिल्कुल पर। रितेश, ये तो एक नई बात बताई आपने कि डीजल आता है अस्पताल में, जिससे कि अगर बिजली चली जाती है तो उसका उपयोग करके रोशनी की जा सकती है, लेकिन वो डीजल ही गायब हो जाता है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर कौन है जो ऐसी हरकतें जो हैं वो करने में लगे हुए हैं। लौटेंगे आपके पास, श्वेता जी हैं। श्वेता जी, जिस तरह से आपने कहा कि स्थानीय स्तर पर लापरवाही होती है, तो जिम्मेदार कौन है फिर?
स्थानीय प्रशासन है और बहुत जिसे कहना और चाहिए कार्रवाई कि भी एक कौन करेगा इस पर? जी आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि अभी पूर्ववर्ती कार्रवाई तो हमारे होनी भाई चाहिए, साहब ने पर कहा, कार्रवाई करेगा कौन? बात तो ये है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। सरकार को करना चाहिए और निश्चित रूप से डॉक्टरों में भी थोड़ी संवेदनशीलता होनी सरकार चाहिए। किसकी है? जिन्होंने इंजेक्शन लगाया उन्होंने बता दिया कि ये तो रोज का है। बताइए, डॉक्टर साहब खुद मोबाइल की रोशनी में इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हॉस्पिटल में लाइट आनी चाहिए? आप बताइए क्या किया जाए। मतलब सरकार भी, मुझे तो लगता है, एक उस पर आकर बेबस हो जाती है कि ना डॉक्टर अपने ढर्रा बदलने के लिए तैयार है, ना भ्रष्ट प्रशासन। डीजल आता है, डीजल गायब हो जाता है। क्या कहा जाए, मतलब हॉस्पिटल का भी डीजल अगर गायब हो रहा है तो हमारी तो संवेदनशीलता इनको किस स्तर सबल पर पहुंच कहाँ गई से है? मिल रहा है? बात तो वही कि वहीं पर ही है अभी भी, कि सबल इनको कहाँ से मिल रहा है? इतनी हिम्मत कैसे हो जा रही है? नहीं, इसी का पता लगाना जरूरी है। और अगर इसी तरह के भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा तो बताइए फिर क्या फर्क पड़ेगा। हमारी सरकार, आम आदमी का तो हाल वही का वही रहना है। और जैसा कि आयुष्मान कार्ड का भी बताया, उसमें भी कई विसंगतियां हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जहां तक ये पहुंचे कि जो ये विसंगतियां हैं, इनको दूर करना चाहिए ताकि आम आदमी सुविधा पूर्वक इसका लाभ ले सके। श्वेता जी ठीक है। अब आप ये बताइए कि जैसे कि यूपी में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाती है, ब्रजेश पाठक लगातार देखे भी गए कि हर अस्पताल में जा जाकर के निरीक्षण करते नजर आए, लेकिन अब जो कि तस्वीर निकलकर फिर से वही सामने आ रही है, तो इस पर अब एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ब्रजेश पाठक चूंकि निरीक्षण करते नजर आए थे, अब वो निरीक्षण क्यों नहीं किया जाता अस्पतालों का? देखिए, अब निरीक्षण नहीं, कार्रवाई करने का समय है। और जो खामियां हैं वो कमोबेश सिर्फ बदायूं नहीं है, ज्यादातर हॉस्पिटल में यही स्थिति होगी। और मैं बीजेपी के होते हुए भी ये कह सकती हूँ कि कहीं भी बहुत ज्यादा कमियां दूर नहीं हुई है, तो इसके लिए एक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसके जो उसको चाहिए उस तरह की श्वेता चिकित्सा जी, सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। योगी सरकार लगातार व्यवस्थाओं को लेकर के पेच कसती नजर आ रही है, देखा भी जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर की अगर बात कर ले तो धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। अब इसके लिए भ्रष्ट प्रशासन है। अब तो आप भ्रष्ट प्रशासन पर कार्रवाई कौन करेगा? यही तो मुद्दा है, प्रशासन पर कार्रवाई कौन करेगा? प्रशासन पर कार्रवाई डबल जब होगी, इंजन जब की ये सरकार ऊपर आपकी तक है, पहुंचेगा। हर स्तर के बड़े बड़े वादे दावे तो आपकी सरकार में किए जाते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा को लेकर के आए दिन बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन तस्वीरें जस की तसी बनी हुई है। एक बच्चा जो अपने जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, माँ उसके पास है, एक एक क्षण का इंतजार कर रहा है, ऐसी रुला देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, और आप कार्रवाई की बात कर रही हैं। उसका वैकल्पिक मूत्र मार्ग बना दिया गया है, डॉक्टर खुद उसके लिए काम कर रहे हैं और 10 से 15 दिन में उसका एस्टिमेट बन जाएगा जो सीएम ऑफिस से अप्रूव हो जाएगा। आप अपडेट करिए इस न्यूज को। ये बच्चा अब सुरक्षित है, मतलब उसका वैकल्पिक मार्ग मूत्र मार्ग बना दिया गया है। और ऐसा भी नहीं है, देखिए, अगर मुख्यमंत्री वही तो बात है कि सोशल मीडिया पर जाने के बाद ही कार्रवाई क्यों होती है? केवल सोशल मीडिया पे गुहार कर देने और ये से कोई एक मुख्यमंत्री पहली सुविधा तस्वीर नहीं नहीं, मिल ये जाएगी। पहली तस्वीर नहीं है जो सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। ना जाने कितनी ही ऐसी तस्वीर है जिन्हें तो कई ऐसे ग्रामीण एरिया हैं जिनको उपयोग करना ही सोशल मीडिया का नहीं आता, लेकिन वो भी इस समस्या से जूझते हैं। जी वो तो है, वही तो मैं कह रही हूँ कि प्रोसेस वाइज चलेंगे तभी तो पहुंचेगी सुविधा उन तक। केवल सोशल मीडिया से अपील कर देने भर से ये काम नहीं हो सकता है ना। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। फातिमा जी, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, अब विपक्ष भी लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाता नजर आता है। जैसे ही चुनाव सामने आते हैं वैसे ही कैंपेनिंग भी शुरू हो जाती है, और आए दिन ये भी देखा भी गया है कि विपक्ष भी जा जाकर के लोगों के घर में खाना खाना या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं देना या किसी तरह की सुविधाएं देना, जब ऐसी तस्वीरें आती हैं निकलकर सामने, तो विपक्ष भी कहाँ रहता है? देखिए वंदना जी, विपक्ष आज से नहीं, जब हम इन मुद्दों पे हमेशा से आप ही के चैनल पे 10 बार हम इस टाइप की डिबेट कर चुके हैं। जब इस तरीके की व्यवस्था में गड़बड़ी, आप ही के चैनल के माध्यम से जन समस्याओं को हम हर डिबेट में इसीलिए जाना पसंद नहीं करते हैं। जब मुद्दा इस टॉपिक ऐसा होता है तभी हम जाते हैं। आज इस तरीके से अभी बात हो रही थी कि विपक्ष कब नहीं बोल रहा है, आप
जहाँ पे देखिए विपक्ष हर मुद्दे पे बोल रहा, और कोरोना के टाइम पे फिर विपक्ष बोल रहा था। मुद्दे पर बोलने की बात नहीं है यहाँ पर, मुद्दे पर बोलना मात्र ही नहीं है, बोलते तो पूरे चुनाव भर हैं। मामला तो यहाँ पर है कि आप फिर आगे क्यों नहीं आते। जरूरी है कि आपकी सरकार हो तभी आप सुविधाएं दें। नहीं करेगा, आवाज सशक्त आवाज उठा सकता है, कार्रवाई करने का पूरा सरकार आप सहायता तो कर सकते हैं, सहायता देना आपके तो हाथ में है, या आपकी सरकार हो। कर सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं इन मुद्दों पर, लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर सकते। कार्रवाई तो सरकार को करना है। जिस तरीके से लगातार पेपर में लिखा जा रहा है और कागजों पे लिखा जा रहा है कि चेतावनी दी जा रही है कि सीएमओ और पुलिस से आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, ये सब जो है उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी द्वारा निरीक्षक करने के बाद ये चेतावनी दी गई है कि आप सीएमओ पुलिस से शिकायत कर लीजिए। उन शिकायतों के दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई, सवाल ये उठ रहा है। यहाँ पर सवाल ये नहीं है विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष तो अपनी आवाज उठाता रहेगा। जहां तक उसकी आवाज विपक्ष क्या कर रहा है, मैंने ये नहीं पूछा विपक्ष कर क्या रहा है। मेरा सवाल फातिमा जी पहले स्पष्ट रूप से सुनिए आप, मेरा सवाल ये था ही नहीं कि विपक्ष कर क्या रहा। मेरा सवाल ये था कि जब चुनाव आते हैं तो विपक्ष भी लोगों के बीच पहुंचता है, तरह तरह की सुविधाएं भी देता है, तो ऐसे में विपक्ष की क्या जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि नैतिकता के नाते ही सुविधाएं दे दी। हमारी नैतिकता तो आपने तब देखी होगी जब कोरोना में राहुल गांधी जी सड़कों पे थे, हमारे क्या दवाएं बट रही थी, हमारे क्या जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे कार्यालय में पूरा कोरोना वार्ड बना दिए गए थे। तो आपने नैतिकता तो ये भी देखी होगी, आपने दिल्ली में जिस तरीके से हमारा पूरा AICC कार्यालय उस दिन कोरोना वार्ड में तब्दील हो गया था। लेकिन सवाल ये तो सत्ता नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या हुआ। हमने तो विपक्ष होगी जितनी मेरे पास व्यवस्था है कि हमने अपना पूरा जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन सवाल यहाँ सत्ता पक्ष से होना चाहिए। जवाब दे, हम जितने हैं, जितनी नैतिकता हम दिखा सकते उतनी दिखा रहे हैं। ठीक है फातिमा जी, आपके पास लौटेंगे आपके पास। आलोक जी हैं हमारे साथ। आलोक जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो क्या कहता है? देखिए वंदना जी, पहले मैं एक बात कह दूं कि जिस तरह से वो डॉक्टर अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो वो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि लाइट की व्यवस्था करे, वो उस अस्पताल के प्रशासन की जिम्मेदारी है। डॉक्टर की जिम्मेदारी इलाज की है और वो उसने बखूबी निभाया, भले ही उसने मोबाइल की रोशनी में निभाया हो, क्योंकि उसको उस मरीज को दवा देना था, इंजेक्शन लगाना था, और लाइट नहीं थी तो उसने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है, उसका तारीफ का काम है, इसलिए हम उसको उसमें दोष नहीं देते। हाँ, अगर वो उस लाइट के अभाव में उस मरीज का इलाज नहीं करता तो ये जिम्मेदारी मरीज उस डॉक्टर की होती। तो इसलिए उस डॉक्टर को सैल्यूट करेंगे कि उसने बिजली का इंतजार किए बिना, लाइट का इंतजार किए बगैर उसने उस मरीज का इलाज अपने हिसाब से, अपने वैकल्पिक व्यवस्था से कर दिया। बिल्कुल आलोक जी, जिससे कि मरीज की जान पर ना बने, डॉक्टर ने अपना मूल धर्म निभाया, लेकिन सवाल प्रशासन पर ही उठता नजर आ रहा है। और इसे ये अस्पताल प्रशासन बिल्कुल आलोक जी, आप सभी हमारे साथ आप सभी बने रहिए। और बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अस्पताल बीमार है और अस्पताल का इलाज कब होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ का सारथी। ब्रेक से वापस आते हैं और बात करते हैं, अस्पताल बीमार है। वहीं प्रयागराज में सीएमओ को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएमओ को मरीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सीएमओ को नहीं है मरीजों की परवाह। प्रयागराज से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सरकारी फोन पर भी नहीं आते हैं जिले के सीएमओ। फोन भी किया जाता है लेकिन सीएमओ नहीं पहुंचते। सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं प्रयागराज सीएमओ। तो बड़ी खबर, सीएमओ डॉक्टर आशु पांडे नहीं उठाते हैं अपना CUG नंबर। तो के न्यूज ने सीएमओ से CUG नंबर पर बात करने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं उठा। खुद को फील्ड में बताकर कर्मचारियों को CUG नंबर थमा दिया। बात करने से इनकार करते हुए या बहाना बनाते हुए यूं कहा जा सकता है, सीएमओ आशु पांडे से नहीं संभल रही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था। जिस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई प्रयागराज से, एक बच्चा
जीवन और मौत के बीच संघर्ष करता नजर आ रहा था। इसी के साथ साथ उसकी मां, खुद आप एक कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक मां अपने बच्चे के पास रोती है, उसे ढांढस बंधाती है और तस्वीरें कुछ और खुद को फील्ड में बताकर कर्मचारियों को सीओजी नंबर पकड़ा दिया। बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, सीएमओ की ओर से भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, निरीक्षण की बातें की जाती हैं कि सुबह जाकर के अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं, आंकते हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही नजर आती हैं। श्वेता जी हैं बीजेपी से हमारे साथ। श्वेता जी, जिस तरह से ये तस्वीर भी दिखाई, दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब चूंकि फोन भी किया गया, के न्यूज ने फोन किया बाकायदे, लेकिन फोन तो उठाया लेकिन कर्मचारियों को थमा दिया सीएमओ ने। ऐसी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। अब सीएम दूसरे को पकड़ा दिया, अब बताइए क्या किया जाए। अब ये तो व्यक्तिगत स्तर पर है ना, आप सीएमओ साहब बात नहीं कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, आप बार बार सवालों से भागती नजर आ रही हैं। जो मूल सवाल आपसे किया जा रहा है, आप बात उस पर क्यों नहीं कर रही हैं? आप सत्ता में हैं, आपके सांसद हैं, आपका डबल इंजन की सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है, आपका सब कुछ है, उत्तर प्रदेश आपका है। जिम्मेदार किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? सीएमओ फोन ना उठाए भाई। तो कार्रवाई कौन करेगा? आप ही बताइए, कार्रवाई कौन करेगा? कौन करेगा कार्रवाई? ऐसे आप ये बताइए, आपसे जैसे सवाल किया जाता है, आप सवालों से भागती नजर आती हैं। अब आप ये खबर आ रही है, न्यूज ने फोन किया, बात करने के बजाय, जानकारी देने के बजाय वो थमाते हुए कर्मचारियों को नंबर फोन नजर आ रहे हैं और आप पल्ला झाड़ती नजर आ रही हैं। देखिए, अब निश्चित रूप से कोई भी सरकारी ऑफिसर जो होगा, सीएमओ फील्ड पर करने क्या गए थे? जब तस्वीरें कुछ इस तरह से निकल कर आ रही है तो फील्ड पर किस तरह का निरीक्षण करने गए थे? क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी है? स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, फॉर्मेलिटी है, सिर्फ औपचारिकताएं ही है, बस औपचारिकता है, पूरी कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और इस पर वो पूरा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो और भी बड़ी बात हो जाती है। मैं कैसे कर सकती हूँ कुछ? और जो इसकी अथॉरिटी है वही तो कदम उठाएगी, तभी तो ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी। व्यवस्थाएं सुधरेंगी, कब सुधरेंगी ये बता दीजिए। मैं ऐसे बता सकती हूँ? फिर कोई एक तस्वीर तो है नहीं हमारे पास। एक तस्वीर हो तो मैं कह दूं कि चलो ठीक है, एक अस्पताल की बात है, सुधर जाएगी चीजें। देखिए, दोनों को करना पड़ेगा, होना पड़ेगा, डॉक्टरों को सरकारी के प्रति और जनता को अपने अधिकारों के प्रति। लोग सोचते हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, प्राइवेट में चले जाएंगे क्योंकि वहां पे सुविधा नहीं है। सुविधा क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं है। प्रशासन को सुविधा देनी पड़ेगी, जनता को अपने अधिकार लेने होंगे। और जो प्रशासन को सुविधा देनी पड़ेगी, प्रशासन सुविधाएं नहीं दे रहा तो कार्रवाई कौन करेगा? बात तो वही की वही है ना। फिर जब कार्रवाई उन तक ये पहुंचे तो कि कहाँ क्या हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि एक एक जानकारी ऊपर तक पहुंच रही होगी। ठीक है। अब आप देखिए जिस तरह से लोकसभा का चुनाव अभी हुआ, रिजल्ट भी आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह का आया है। 33 में सिमट कर रह गई बीजेपी। ठीक है, आप क्या मानती हैं? क्या कारण ये व्यवस्थागत जो खामियां हैं, इनको मानती हैं आप? क्या यही जिम्मेदार हैं जो व्यवस्थागत खामियां नजर आई उत्तर प्रदेश में, इसको आप जिम्मेदार मानती हैं? हम तो फिर भी पहुंच सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा काम तब भी सही से हो रहा है। पिछली सरकारों ने तो वो भी नहीं किया है। कुल मिलाकर के कहा जाए, जिस तरह का आप आंसर कर रही हैं बराबर, एक बेपरवाह व्यक्ति से भी इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती जिस तरह के आंसर आप कर रही हैं लगातार। आप व्यक्तिगत मुझे ब्लेम क्यों कर रही हैं? आपको नहीं, मैं तो एक प्रशासन, आपको व्यक्तिगत यहाँ पर किसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर व्यक्तिगत बात हो ही नहीं रही है। गलत बात यहाँ पर व्यक्तिगत तो हो ही नहीं रही है, तो आप इसको बिल्कुल भी ना ले कि हम आपसे व्यक्तिगत बात करेंगे।
यहाँ पर पूरी आप देख रहे हैं पूरी सूबे पर भी सवाल उठता नजर आ रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। जिस तरह की बदहाल तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रही है उसकी बात हो रही है। चुनाव में भी देखा गया बहिष्कार के रूप में तमाम तरह के जो लोग थे, जो जनता थी, उन्होंने मुद्दे उठाए, मुद्दों को नहीं सुना गया, तब वो चुनाव के नतीजों में निकलकर सामने आ गया। फातिमा जी हमारे साथ है। फातिमा जी निकल के सामने आया, ठीक है, आपके पास लौटेंगे आपके पास। फातिमा जी, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, अब सीएमओ भी फोन नहीं उठा रहे हैं। देखिए सर, वंदना जी कैसे दे सकते हो कि सीएमओ जवाब फोन नहीं उठा रहे हैं? इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, अगर उस पर तुरंत कार्रवाई हो तो ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी, लेकिन कार्रवाई आपने कितनी कार्रवाई करी है? सिर्फ किताबी बातें बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर शुरू से आप चुप रहिए, आपका नंबर नहीं है, आप वंदना जी को जवाब दीजिएगा। और जवाब नहीं दे रही है, लापरवाही आपकी भी है जिस तरीके से आप जवाब देने से बच रहे हैं। तो इसलिए हम पर ना, आप वंदना जी से बात कर लीजिएगा भी, आपसे जब क्वेश्चन है तो अपनी जिस चीजें की कमियां है उसको छुपाया नहीं जाता है। ये साफ बात है कि जन विरोधी सरकार है, ये जनता को केंद्र में रखती नहीं है। इसने हर मंच पे जिस तरीके से भाषण दिए हैं, वहाँ कौन से मुद्दे रखे, जरा एक मुद्दा कोई बता दिए जो जनता से जुड़ा हो। इसने सिर्फ अपने एजेंडे पे काम करने वाली सरकार है, सिर्फ बातें और कागजी दावे। तो कागजी दावे ज्यादा दिन नहीं चल पाते, और ये हालात दिख रहे उत्तर प्रदेश के। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने नकारा है, यहाँ की जनता ने नकारा, वो अपने मुद्दों को लेकर सजग थी पूरी तरीके से। इस तरीके से जो हालात हैं, एक सीएससी पीएससी पे आप देखिए गाय लौट रही है, जिस तरीके से वो पानी भरा रहता है बरसात में, जिस तरीके से वहाँ इलाज नहीं हो रहा है, स्ट्रेचर नहीं है, बेड नहीं है, लोगों को दवाएं जानना चाहेंगे। समस्याओं पर तो बात हो रही है, लेकिन समाधान, क्योंकि आप विपक्ष पर हैं, तो समाधान भी आप बता दीजिए कि किस तरह से सत्ता पक्ष को काम करना चाहिए। तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं भी कोई घटना घट रही है और कार्रवाई ना होने के नतीजे ये है कि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लगातार मरीजों को इससे जो परेशान होना पड़ रहा है। तो जहां पे कार्रवाई नहीं हो रही है, इस तरीके के प्रशासन ढील दे रहा है, तो वहीं पे इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता विरोधी सरकार ही जनता के प्रति विमुख है, इसलिए ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अगर मुद्दे होते इसके पास, अगर ये जो है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजी के लिए, अगर यही एजेंडा होता तो ये हालात ना होते, हालात सुधरे हुए होते। ठीक है, लौटेंगे फातिमा जी आपके पास, लौटेंगे फातिमा जी। रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, बदायूं की तस्वीरें दिखाई, प्रयागराज की तस्वीरें दिखाई, बेहद अचंभित कर देने वाली, रुला देने वाली तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब चूंकि सवाल किया गया कि बीजेपी के प्रवक्ता से भी सवाल किया गया, तो उन्होंने सही ढंग से आंसर नहीं किया। लेकिन सीएमओ को जब फोन किया, खुद के न्यूज ने जब फोन किया, तो कर्मचारियों को फोन थमा दिया, वो भी अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। यानी कि कहा जा सकता है कि उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे वो प्रयागराज का सचिन हो या बदायूं अस्पताल की जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, फील्ड पर जो अफसर तैनात हैं, आप कह सकती हैं कि वो बेलगाम हो गए हैं। बेलगाम इसलिए हो गए हैं, मैं उदाहरण प्रयागराज का दे रहा हूँ। हम ये खबर दिखा रहे हैं और मतलब मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिन से कंटिन्यूअस मैं लगा था सोशल मीडिया पर, उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाई की जा रही थी, फंड रेजिंग की जा रही थी, 50-60 हज़ार रुपये उसके गरीब माँ बाप को हम लोगों ने मदद पहुंचाई अपने माध्यम से। उसके बाद आज मैं सुबह खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी से मिला, और ब्रिजेश पाठक जी ने जब अस्पताल में फ़ोन करके कहा कि उस बच्चे का आप इलाज शुरू करिए, उसके इलाज में जितना भी पैसा लगेगा वो मैं दूंगा, तब जाके उस बच्चे का आनन फानन में अस्पताल में इलाज शुरू हुआ है। तब जाके उसका जो उसकी पेशाब की नली बंद थी, जो उसका ट्यूमर बताया जा रहा था कि प्रोस्टेट में जो ट्यूमर है, कैंसर है, तब जाके उसका ऑपरेशन शुरू हुआ। और मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण बताऊं, कल रात के 12 बजे जब मेरी बात उसके पिता रामधनी से हुई थी, तो उसके पिता लिटरली रोते हुए बता रहे थे कि डॉक्टर ये कह के गए हैं कि ज़्यादा हाथ पैर मत मारो, और मुझे नहीं लगता कि तुम पैसे की व्यवस्था कर पाओगे, और जब तक पैसे की सरकारी व्यवस्था या अनुदान पहुंचेगा तब तक तुम्हारा बच्चा खत्म हो जाएगा। तो अंदाज़ा लगाइए आप, भले ही अभी भाजपा की जो प्रवक्ता महोदया हैं वो कह रही हैं कि सोशल मीडिया पे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, वो आपको उचित माध्यम से उसकी क्या कहते हैं, उचित फोरम पर वो बात पहुंचानी होती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सोशल मीडिया पे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर बात आ जाती है तो हमारे आप जैसे लोग एक्टिव हो जाते हैं और किसी को
किसी गरीब को मदद मिल जाती है। 7 तारीख से वो बच्चा एडमिट था, 7 तारीख से वो चीख रहा था। मनीष जी, आपको रोकना चाहेंगे। कप्तान सिंह बंदायूं से हमारे साथ हैं, CMS कप्तान सिंह हैं हमारे साथ। कप्तान जी, जिस तरह की तस्वीरें दिखाई बंदायूं से भी, क्या कहना चाहेंगे? रात के अंधेरे में इंजेक्शन लगाते डॉक्टर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर का तो फर्ज नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन पर सवाल उठता नजर आ रहा है। एक्शन क्या है? जी थैंक यू, मैं बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल। हाँ, ये यस्टरडे की घटना है और शाम के लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हॉस्पिटल में कल की तारीख में बिजली व्यवस्था गड़बड़ तो रही ही थी, दिन में कई बार आई गई। प्रत्येक वार्ड में हमारे यहाँ इन्वर्टर लगे हुए हैं और हॉस्पिटल में जनरेटर भी है और दोनों ही चीजें क्रियाशील हैं, इन्वर्टर भी और जनरेटर भी। जब यस्टरडे ये वाली बात हुई, जब मेरे संज्ञान में यस्टरडे उसी समय आ गई, तो मैंने स्टाफ नर्स को, संबंधित स्टाफ नर्स को तुरंत संपर्क किया और जाके मौके पे देखा। उनसे कहा, मैंने कहा अगर ऐसी स्थिति आ गई थी कि इन्वर्टर डाउन हो गया था तो आपने हमको सूचित क्यों नहीं किया या फिर जनरेटर चलाने को सूचित क्यों नहीं किया? तो स्टाफ नर्स थोड़ा सा डरने घबराने लगी कि सर मैं भूल गई और मरीजों के प्रेशर में मैं आपको सूचित नहीं कर पाई। और जैसे ही ये चीज मेरे संज्ञान में आई थी, तुरंत उसी मिनट जनरेटर चलाया गया था और पर्याप्त बिजली व्यवस्था दी गई थी और रोशनी भी की गई थी। यहाँ एक चीज थोड़ा मैं ये भी इस वक्त कहना चाहूंगा कि इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक हमको जनरेटर चलाने हेतु तो कोई धनराशि POL प्राप्त नहीं हुआ है। इसके उपरांत भी हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने निजी प्रयासों से जैसे तैसे जो भी अरेंजमेंट कर सकते हैं उससे जनरेटर भी चलवाएं और ऐसी स्थिति नहीं आने दें जैसा आपके द्वारा व्याख्या की जा रही है। कल की स्थिति स्टाफ नर्स के द्वारा सूचित ना करने के कारण ऐसी बन गई है और वो चंद मिनटों के लिए ऐसी स्थिति बनी। अब वो चंद मिनटों में ही ये चीज मीडिया में भी पहुंची और आप आज मुझसे वर्जन पूछ ही रहे हैं। मनीष जी, आपका कोई सवाल कप्तान से? हेलो, अरे जी CMS साहब, एक बात बताइए, आप बहुत बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप ही नहीं मतलब अगर आप कह रहे हैं तो सच ही होगा कि क्या इस वित्तीय वर्ष में आपके अस्पताल को जनरेटर चलाने की व्यवस्था या कोई इस तरह का बजट नहीं दिया गया जिससे जनरेटर चलाया जा सके? दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि नर्स घबरा गई, तो क्या अगर वार्ड में बिजली जाती है या वार्ड में बैकअप काम नहीं करता है तो उसकी नर्स की ड्यूटी होती है बैकअप का इंतजाम करने के लिए? तीसरा सवाल मेरा एक और है कि क्या अगर इस तरह की लापरवाही हुई है तो क्या आपने कोई जिम्मेदारी तय की है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? और मैं खुद डिप्टी CM साहब से मिलकर इन सारे मामलों के बारे में उन्हें अवगत कराया है, तो मैं क्या आपकी ये बात पहुंचा दूं कि आपके अस्पताल तक को इस पूरे वित्तीय वर्ष में आपके अस्पताल में बिजली बैकअप करने की व्यवस्था के लिए कोई अनुदान या कोई राशि नहीं दी गई है? ये डिप्टी CM साहब की लापरवाही है, शासन की लापरवाही है? सुनिए सर, आपके सवाल के जवाब में मेरा वो सुन लीजिए वर्जन। मेरे लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की हैसियत से ये शब्द बहुत ही खराब होगा कि मैं ये कहूँ कि शासन की लापरवाही है या डिप्टी CM साहब की लापरवाही है। ये शब्द मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ। व्यवस्था ये है कि इसमें जनरेटर को एक भी पैसा नहीं मिला जनरेटर चलाने के लिए, बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं है, आप ही ने तो कहा ना। अरे प्लीज पूरी बात सुन लीजिए, प्लीज पूरी बात सुन लीजिए। NHM की मद से जनरेटर का POL मिला करता है, पिछले साल भी मिला था और वो NHM की POP ROP आते आते प्रायः अगस्त का महीना, जुलाई का महीना या सितंबर का महीना आ जाता है, तब हमारे हाथ खुल जाते हैं NHM की मद से पर्याप्त चीजें संचालित करने के लिए। तो ये कहना भी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि शासन लेवल की लापरवाही है या डिप्टी CM साहब की लापरवाही है। ये मैं एज ए CMS हरगिज नहीं कह सकता हूं। ये सिस्टम है, व्यवस्था है। जैसे ही NHM की POP ROP आ जाएगी
जो प्राय पिछले वर्षों में आते आते जुलाई का महीना, अगस्त का महीना पकड़ लिया करती है, तब वो बजट उपलब्ध होते हैं, तब चीजें और तरह की होती हैं, बदल जाती हैं। तो आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप चलिए हम आपकी समस्या समझ रहे हैं, आपकी मजबूरी भी समझ रहे हैं सीएमएस साहब, लेकिन फिलहाल हमारे इन तस्वीरों को टीवी पर दिखाने का मकसद यही है कि ऐसे तमाम जिलों में जहां इस तरह की समस्याओं से आप जैसे अफसर जूझ रहे हैं, कम से कम शासन और सरकार में बैठे अगर कोई अफसर देख लें इस बात को, तो उन्हें समझ में आ जाए कि अस्पतालों की स्थिति क्या है। क्योंकि दावे तो बड़े बड़े होते हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी हैं, लेकिन व्यवस्थाएं धरातल पर ये हैं, और आप जैसे लोगों को आप कह रहे हैं कि अपने किसी भी तरह से हम लोगों को मैनेज करके चलाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है सत्य है, और मुझे लगता है कि आप खुल के बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल वंदना आगे बढ़े, लेकिन चूंकि सीएमएस साहब की मजबूरी है, उनके भी हाथ बंधे हुए, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रायः तस्वीरें जब ऐसी आती हैं तो सिस्टम पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, और फिर हम और आप बैठ के सवाल करते हैं। बस समस्या ये है कि सवाल करे किससे, सवाल कर जवाब देने वाला कोई नहीं होता, और जवाब मिलता है तो जवाब ऐसे आता है जिस पे हम और आप फिर शांत हो जाते हैं। तो जाहिर तौर पर चाहे वो प्रयागराज की तस्वीर हो, चाहे वो बदायूं की तस्वीर हो, देखिए ना, जनहितकारी सरकार के मायने जनता को आसानी के साथ सुविधा मुहैया कराना होता है, ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब लोगों का जीवन ही संकट में हो जाए और सरकार के प्रति आमतौर पर नजरिया, यूं कहा जा सकता है कि जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी तो सरकार के प्रति जो नजरिया है लोगों का, जनता का, वो नकारात्मक होता नजर आ रहा है। और कहां पर इसकी गुंजाइश हो सकती है, सुधार की गुंजाइश की अगर बात करें तो किस तरह से गुंजाइश अब बाकी रहेगी? मनीष जी, मनीष जी अनम्यूट कर लीजिए आप। मनीष जी आवाज आपकी नहीं आ पा रही। आएंगे तो एक ही अफसर के पास आजकल आज दो जिम्मेदारी है। पहले स्वास्थ्य विभाग ये थी, पहले जो है चिकित्सा विभाग जो होता था उसमें एक अलग प्रमुख सचिव हुआ करते थे, और चिकित्सा एवं परिवार कल्याण जो होता था उसमें अलग अलग लेवल का अफसर होता था। तो अभी बेचारे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति को दोनों जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही हैं। तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। हमारा भी कम से कम हमारा ये दिखाने और ये सब सारी समस्याओं को उठाने का मकसद भी यही है कि जो अगर ऊपर के लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं वो कम से कम इन व्यवस्थाओं पर ध्यान दें। अगर आज डिप्टी सीएम ने 10 साल के सचिन के इलाज के लिए अपनी सहानुभूति नहीं दिखाई होती, उन तक मामला नहीं पहुंचा होता, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो डॉक्टर ने तो कल रात तक कह दिया था उसको कि अब तुम उम्मीद करना छोड़ दो, तुम्हारा बच्चा बच नहीं पाएगा। और उसके माँ बाप पिछले 7 दिनों से एसडीएम डीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर उसके इलाज में कितना खर्चा होगा ये एस्टीमेट बनाकर देने के लिए तैयार नहीं थे। एस्टीमेट बनाने में उनका कहना था कि हफ्ता भर लग जाएगा। अरे भाई काहे लग जाएगा, 24 घंटे में एस्टीमेट जाता है और जिले से कोई अफसर रोकता नहीं है, वो शासन में आता है। और मुख्यमंत्री ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि अगर इस तरह का कोई डिमांड आता है तो लखनऊ पहुंचते वो अपने आप जो है स्वीकृत हो जाता है, उसमें किसी के शोर सिफारिश की जरूरत नहीं है। लेकिन जिले में बैठे अफसर एस्टीमेट बनाकर भेजने में भी हीला हवाली करते हैं। इसका जीता जाता साक्षात उदाहरण ये सचिन का प्रकरण है, उठा के आप देख लीजिए। कल उसके पिता पूरा दिन भर एसडीएम और डीएम के ऑफिस का चक्कर लगा रहे थे, उसकी माँ उसको अस्पताल में लेके परेशान थी। रात के 12 बजे तस्वीर आती है कि उसकी माँ उसके लिपट के रो रही है, बच्चा रो रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई ज्यादा परेशान ना हो, जब तक एस्टीमेट तुम्हारा पैसा आएगा, सैंक्शन होगा, तब तक तुम्हारा बच्चा बच नहीं पाएगा। तो ऐसी समस्याओं को निपटाना जरूरी है। और जाहिर तौर पर जो नीचे लोग, जिन लोगों को जिम्मेदार बिठाया गया है, अगर कमला नेहरू अस्पताल के पहले डॉक्टर हैं जो बच्चे का इलाज कर रहे थे, जमीनी तौर पर अगर वो एक्टिव हो गए होते तो हमें और आपको आज ये मुद्दा उठाना नहीं पड़ता। हमें और 4 लोगों को बैठ के इस बात पर बहस नहीं करनी पड़ती कि आखिर सचिन का इलाज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। भाई सरकार की कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा ये व्यवस्था देना तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई आम नागरिक को जो है अगर कहीं ऐसी इस तरह की समस्याएं आए तो उनके लिए जो है व्यवस्था बनी रहे। आयुष्मान कार्ड उस परिवार के पास नहीं है, अगर वो गरीब है तो आयुष्मान कार्ड उसके पास नहीं है, तो फिर आयुष्मान कार्ड बना किसका?
इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर उस परिवार का आयुष्मान कार्ड नहीं क्यों नहीं बना। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर चर्चा जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। आप हमारे साथ बने रहिए और तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें कि के न्यूज की खबर का बड़ा असर होता नजर आया है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर या दमदार असर होता नजर आया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लिया है मामले का संज्ञान। इसी के साथ ही साथ कमला नेहरू अस्पताल को बच्चे के इलाज के लिए निर्देश भी दिए हैं। डिप्टी सीएम ने परिवार को हर संभव मदद की बात भी कही है। के न्यूज पर खबर चलने के बाद ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा असर दिखता नजर आ रहा है। इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, कमला नेहरू अस्पताल में मासूम को इलाज का इंतजार था और इंतजार को देखते हुए खुद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आगे आए और उन्होंने मदद का भी आश्वासन दिया है, निर्देश दिए हैं। प्रयागराज के कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती है मासूम और इलाज होता नजर आ रहा है। अब के न्यूज की खबर का ये दमदार असर है। और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस तरह से हम लोगों ने बराबर खबर दिखाई और इसको लेकर के तमाम तरह की बड़ी बड़ी जो बातें थी वो भी देखी गई, लेकिन अभी ये खबर सामने आ रही है कि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्शन लिया है और हम लोग इस पर बात भी कर रहे थे। चूंकि बिल्कुल वंदना, देखिए मैं वही बात बता रहा था, थोड़ा सा दर्शकों तक हम देर में ये खबर पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि जब ये मामला इतना बढ़ गया और जब ये स्थिति जब रात की तस्वीर आई तो उसके बाद खुद जो हमारी टीम है, मैं खुद गया था, हमारी के न्यूज़ की टीम जाके डिप्टी सीएम से उनको पूरे इस मामले से अवगत कराया गया और उन्होंने तत्काल जो है वहाँ पर जो कमला नेहरू अस्पताल है वहाँ के अधिकारियों से बात की और उन्होंने निर्देश दिया कि बच्चे का ऑपरेशन तत्काल किया जाए। और हम और आप जब ये चर्चा कर रहे हैं 7 तारीख से लेके अभी तक जिस बच्चे का इलाज नहीं हो रहा था, अब वो बच्चा कम से कम ऑपरेशन थिएटर में है और अब उसका इलाज हो रहा है। अभी कुछ देर पहले जो बीजेपी की जो प्रवक्ता थी जो बता रही थी कि उसके लिए वैकल्पिक मार्ग बना दिया गया है, तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों ने अब वो व्यवस्था कर दी है, क्योंकि जो 4 दिन से बैठ के बच्चा तड़प रहा था, डिप्टी सीएम के एक्टिव होने के बाद अब उसका ऑपरेशन शुरू हो गया है। और जाहिर तौर पर इसीलिए हम बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि अगर ये मामला वहां तक नहीं पहुंचा होता तो शायद अस्पताल के भरोसे या जिले के अधिकारियों के भरोसे या जिले के सीएमओ के भरोसे या अस्पताल के प्रिंसिपल के भरोसे या अस्पताल के सर्जन के भरोसे अगर वो परिवार बैठा रहा होता और उसने अपनी वीडियो या अपनी बातें सोशल मीडिया पर किसी के माध्यम से नहीं पहुंचाई होती तो शायद उस बच्चे का बच पाना बड़ा मुश्किल था। आप अंदाजा लगाइए कि 4-5 दिन से जिसकी पेशाब की नली जाम हो, बंद हो जाए, वो जिंदा रहे, वो किस पीड़ा और किस दर्द से गुजर रहा होगा 10 साल का एक बच्चा। और निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी के न्यूज़ की टीम की तरफ से भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता को समझा और उन्होंने स्वयं मेरे सामने उन्होंने कहा कि उस बच्चे के इलाज में जितना भी खर्चा आएगा वो खुद वहन करेंगे या तो फिर सरकारी फंड से दिलवाएंगे, पैसा जाता रहेगा लेकिन उसका इलाज शुरू कराया जाए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी हमारी और हमारी टीम की भी है कि हमने इस मुद्दे को उठाया और एक बच्चे को, जो गरीब बच्चा था, जो इलाज के अभाव में जो दम तोड़ रहा था, उस बच्चे तक हम इलाज मुहैया करा पाए हैं और इस सिस्टम से लड़कर एक तरह से उसको हमने मदद पहुंचाई है। वंदना। बिल्कुल मनीष जी, और एक सवाल उठता है, जिस तरह से बातों बातों में आपने कहा कि जिम्मेदारियों का जो लोड होता है काफी हो जाता है, तो क्या ये माना जाए कि जिम्मेदारियों का जो लोड है एक व्यक्ति पर अधिक काम सौंप देना ही इस तरह की तस्वीरों को प्रदर्शित करता नजर आता है? बिल्कुल वंदना, देखिए जाहिर तौर पर किसी एक आदमी के कंधे पे आप बहुत ज़्यादा बोझ डाल देंगे तो जाहिर सी बात है अगर उसकी 50 केजी वजन उठाने की क्षमता है, उस पर 100 केजी आप वजन डाल देंगे तो उसका असर तो होगा ही, दिखेगा ही। अगर उसको 1 किलोमीटर चलना है तो हो सकता है वो 250 मीटर में ही बैठ जाए। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल ये बात सही है कि अगर एक व्यक्ति पर ज्यादा लोड डाल दिया जाता है तो काम को इस तरह की तस्वीरें भी निकल के आना स्वाभाविक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये तस्वीरें दिखा रहे थे, बदायूं से भी तस्वीरें दिखाई और अब प्रयागराज से भी तस्वीरें दिखाई, जिसका असर भी होता नजर आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने असर लिया है। के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर होता नजर आया है। अस्पताल बीमार है, फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।